दूसरा ट्रैवलर हमारा शुएनसेंग। शुएनसेंग ने लैंड रूट लिया था। ही टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना। ठीक है। ये घर वापस कैसे गया इसका देखते हैं। थ्रू नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। सेंट्रल एशिया से। आप इसकी जर्नी अगर आप थोड़ा सा ट्रैक करने की कोशिश करो तो क्या होगा। ये जैसे, ठीक है। तो यहां पर इसने जो अपनी जर्नी अंडरटेक करी वो नॉर्थ वेस्ट से करी। ठीक है। जा कहाँ रहा है ये? चाइना जा रहा है। लेकिन कैसे? कह रहा ना सेंट्रल एशिया से होते हुए। ऐसे। ठीक है। क्या लेकर गया? सेम सिमिलर सी चीज, जो चीज अपने साथ फाशियन लेकर गया था। स्टैचूज ऑफ बुद्धा मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, सैंडलवुड। व्हाट डू यू मीन बाय सैंडलवुड? चंदन की लकड़ी। ठीक है। और इसके पास क्या था सबसे इंप्रेसिव चीज? 600 से ज्यादा इसके पास मैन्यूस्क्रिप्ट थे। इतने, और मैन्यूस्क्रिप्ट उस टाइम पे नॉर्मल कॉपियों पे तो नहीं लिखे जाते थे ना। एंशिएंट इंडिया में बताओ सर, हमने क्या सीखा मैन्यूस्क्रिप्ट कैसे लिखे जाते थे? बताओ। किस चीज पे लिखे जाते थे ज्यादातर मैन्यूस्क्रिप्ट्स? वैसे तो किसी पे भी लिखे जाते, लेकिन एक ट्रैवलर, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक ट्रैवलर का याद रखना कि जब उसको चीज प्रिजर्व करनी है, कहीं चीज वो गया तो एक इंपॉर्टेंट चीज पे ही तो लिख कर लाएगा ना। तो वो जो वो थी ना बर्च बार्क, बर्च बार्क, उस पे लिखते थे। ये बर्च बार्क कशिश कहाँ से मिलती थी हमें? कहाँ से ऑब्टेन होती थी ये छाल? कहाँ पर होता है बर्च? आशिमा कहाँ पर? अच्छा आप बता दो। हिमालयास। ठीक है। हिमालयास। कशिश आवाज आ रही है ना? अच्छा अच्छा। तो क्या हुआ, आंसर नहीं आता था? अच्छा। फेयरवेल खत्म हो गई है, वापस आ जाओ। ठीक है। इसको इतना ज़्यादा इसके पास लोड था। 60 में 600 मैन्यूस्क्रिप्ट, सॉरी। और बर्च बाइक पे लिखी जाती थी, बड़े बड़े साइज की होंगी। ठीक है। और अलग डिफरेंट 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 जिस तरीके से लिखी हो, हमें क्या लेना देना। लेकिन बात यह है कि इसको सिर्फ इसको कैरी करने के लिए 20 घोड़ों की जरूरत पड़ गई थी। 20 हॉर्सेस, जस्ट इमेजिन द फिगर। सिर्फ मैन्यूस्क्रिप्ट कैरी कर रहे हैं हॉर्सेस, और कुछ भी नहीं। शौक बड़ी चीज है। ठीक है। कि भाई, कहता है फाशियन के एक्सपीरियंसेस से इतना तो सीख ही गया होगा ना। समुद्र के रास्ते से जाऊंगा, तूफान वगैरह में फंस गया, जितना इंपॉर्टेंट कलेक्ट करा है, पता चला वो मर्चेंट्स मेरा फिकवा दें शिप को हल्का करने के लिए। कहता नहीं यार, ये वाली गलती नहीं करूंगा मैं जाऊंगा जमीन के रास्ते से, लैंड रूट से, नॉर्थ वेस्ट से होते हुए, सेंट्रल एशिया से होते हुए 20 घोड़े हायर करूंगा, अरेबियन हॉर्सेस, और वो मुझे चाइना तक मेरे घर तक पहुंचाएंगे। ठीक है। लेकिन दिक्कत एक हुई, पूरी की पूरी जनरी पता नहीं कैसी ये ट्रैक कर रहा था, कैसी जा रहा था। ओवर 50 मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर लॉस्ट। ठीक है। कि जब ये इंडस, यहां से ना इंडस नदी को जब ये क्रॉस कर रहा था, ठीक है, तो वो गिर गई थी उसके अंदर, या छीन ली गई थी इससे। बाद में इसने अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताई, क्या करता रहा फिर ये चाइना जाके? ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज। ठीक है। इसका मतलब, अब एक चीज सीखो, इस लाइन का मुझे कोई मतलब बता सकता है फटाफट, जल्दी बताओ। कि यहां से सिर्फ अगर मैं यहां से लूं इस लाइन को, ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्यूस्क्रिप्ट फ्रॉम संस्कृत टू चाइनीज, क्या क्या मतलब, क्या हिंट मिलती है आपको इससे? क्या एनालिटिकल पावर आपकी इससे जागरूक होती है? हम्म। कि जो यहाँ पे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी इंडिया सब कॉन्टिनेंट बहुत वैल्यू। ये सब चीजें ठीक है, ये सब चीजें ठीक है, ट्रैवलर के लिए हर कुछ वैल्यूएबल है। ट्रैवलर के लिए गोबर भी वैल्यूएबल है, क्योंकि याद है इब्न बतूता अल बिरूनी पान और पत्ते के ऊपर लिखते थे, कोकोनट के ऊपर लिखते थे, इनके लिए तो सब वैल्यूएबल है यहाँ पर। यहाँ से देखो बात ये निकल कर आती है, ध्यान से समझो ना इस चीज को,
कि भैया अगर वो संस्कृत से चाइनीज में ट्रांसलेट करने की दम रख रहा है अगर कोई बंदा, डैट मीन्स उसने इतने साल यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करा कि चीजों को कलेक्ट करता करता। ही ऑल्सो लर्नड सर्टेन लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ट्रेवलर्स ऑल्सो लर्न लैंग्वेजेस ऑफ लोकल रीजन्स। समझ गए? ये ट्रैवलर्स की खास बात होती थी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ट्रैवलर्स वर वेरी ऑथेंटिक इन देयर वर्क, वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर वर्क, बिकॉज पहले आकर यहाँ पर ताकि उनको चीजें जो जैसा बता दे सिर्फ वैसे ही वो ना मतलब उसको वो कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। वो अपना दिमाग यूज करना चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई मुझे चाइना जाके चाइना का ट्रेडिशन सीखना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं किसी चाइनीज बंदे से नहीं सीखूंगा, मैं खुद उसको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उसकी ऑब्टेन करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जितने महीने जितने साल लग जाएं, मैं पहले वहां पर जाके चाइनीज सीखूंगा। अब आप रिलेट कर दो इसको। इन्होंने पहले यहाँ पर आकर उस टाइम पे संस्कृत बोलना शुरू हो गई थी, ट्रेडिशन हमने पढ़ा था इस चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर कि संस्कृत वाज द प्रोमिनेंट लैंग्वेज। नाउ पाली और प्राकृत के बाद अब यहाँ पर संस्कृत इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर काफी ज्यादा हावी हो गई थी, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो संस्कृत इन्होंने लर्न करना शुरू करी, और उसके बाद चाइनीज तो जानते ही थे। देन ये ट्रांसलेट जब करते करते थे, तो इनके जो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रैवलिंग अकाउंट्स है ना, ये इनके बहुत अच्छे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होते हैं, फर्स्ट हैंड अकाउंट होते हैं, जिसमें इनके खुद के दिमाग इनका क्या बोलता है वो हमें देखने को मिलता है। समझ गए ना बात आप? इसलिए जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो फॉरेन अकाउंट्स, फॉरेन ट्रैवलर का अकाउंट इसलिए बहुत ज्यादा रेलेवेंस होल्ड करके रखता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो हमने सोची नहीं होती किसी और के परस्पेक्टिव से, कि जब कोई हमारे देश आएगा तो वो ज्यादा चीजों को निखार सकता है। जैसे अमेरिका में रहने वाला बंदा, एक बार बताओ कितने बार चला जाता होगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, या फिर हम लोग कितने बार ताजमहल चले जाते हैं आगरा, बताओ घूमने? कुछ भी नहीं, हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ताजमहल छोड़ो यार, हम सब तो दिल्ली के हैं ना। हम लोग कितने बार इंडिया गेट और ये फलाना टेकमा वो कर जाते हैं। मेरे कॉलेज में लोग आते थे बाहर से, दूसरी स्टेट से पढ़ने, हिंदू में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं था, तो कहते थे दिपांग चल यार उधर चलते हैं, इंडिया गेट चलते हैं। मैं कहा पागल है क्या, घूमने की जगह है। वो बड़ा खुश होते थे, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला, आगरा जाना है, यहाँ जाना है। मैं कहा भाई मैं वैसे भी ना जाऊँ जब मेरा खर्चा कोई भी उठा रहा हो, क्योंकि मैं उस चीज़ को, हम लोग मतलब बीइंग जहाँ पर हम लोग रहते हैं कि फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मैं क्यों वो चीज़ देखूंगा? हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज कोलकाता में मैं हो सकता है रुक कर देखूं, मैं वहां पर रील्स बनाऊं, सेल्फी खींचूं, क्योंकि मैं वहां पर, वो मेरे लिए हो सकता है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे मेरी आईज को। लेकिन कोलकाता में रहने वाले लोग, यार यार ये फिर ब्रिज, ये ब्रिज आ गया, क्या खास बात है, पता नहीं क्यों लोग उसको देखते हैं। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर लोकल चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो बाहर से आता है उसके लिए बहुत, अब जैसे फॉरेनर्स, आपने देखा है कभी किसी मॉन्यूमेंट पे फॉरेनर्स को देखना, वो गाइड हायर करते हैं यार उसका इतिहास जानने के लिए कि क्या हुआ था, कैसे बना था, कैसी इतनी नकाशी आई, क्योंकि वो उनके देश में नहीं है वो चीज़। ये चीज़ होती है। ठीक है? नालंदा, ये एक यूनिक सेंटर था बुद्धिस्ट की लर्निंग का। इस पे एक बहुत अच्छे से ध्यान देना। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2014 के अंदर नालंदा और दूसरी क्या थी, तक्षशिला, इन दोनों यूनिवर्सिटीज के ऊपर क्वेश्चन मेंस में आया था, मेंस में, वो भी यूपीएससी में। तो इसका मतलब रेलेवेंस तो है भाई इसकी। ठीक है? नालंदा के बारे में अगर हम लोग अपनी डिस्कशन करें, तो ये एक यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग था। बुद्धिस्ट लर्निंग, ये चीज़ ध्यान देना कि अगर कल को आपसे क्वेश्चन आ जाए कि एंशियंट इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटी तो आप जानते हो, लेकिन क्या वो बुद्धिस्ट सेंटर कौन सा था, तो नालंदा एक बुद्धिस्ट सेंटर था। ठीक है? शुएनजैंग, ठीक है, और दूसरे पिलग्रिम्स, उन्होंने काफी ज्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड करा नालंदा में स्टडी करने के लिए, जो कि बिहार के अंदर है। ठीक है? उस जमाने की, अपने जमाने की, ये बड़ी ही ज्यादा फेमस एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के तौर पर उभर कर आई थी। ये कैसे डिस्क्राइब करता है यहाँ पर नालंदा को, देखना इसकी तारीफ के अंदर क्या बोलेगा। अच्छा, ये जो तारीफें होती है ना, मैंने आपको बताया था, जैसे याद है वो अशोका के चैप्टर के अंदर वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वो तारीफ कर कर जाता है मेगस्थनीस अपनी बुक इंडिका के अंदर, कि राजा ऐसा जिसकी फीमेल गार्ड थी, अपनी बर्ड अपने साथ कैरी करके रखता था, पेड़ों को अपने साथ लेकर जाता था, जिस एक रात में एक ही रूम में सोता था, उसको डर था कि उसका मर्डर ना हो जाए। याद है वो सारी बातें डिटेल में उसके बारे में? बताओ। लेकिन क्या चंद्रगुप्ता के कोर्ट में अगर कोई कोर्ट पोएट होगा, क्या उसने कभी इतना ध्यान दिया होगा चंद्रगुप्ता की एक्टिविटीज पर, चंद्रगुप्त मौर्य की एक्टिविटीज पर? बताओ। हाँ, यहां पर देखो, ये जो टीचर थे, कहता है उनकी तारीफ में, दे आर मैन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट।
ठीक है, हाईएस्ट एबिलिटी और टैलेंट के वो लोग थे। कहता है यहाँ पर नॉर्मल टीचर्स नहीं पढ़ाते थे, उनकी जो मैंने इंटेलिजेंस देखी, जो एनालिटिकल पावर देखी, जो उनके अंदर टैलेंट देखा, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका, उनको समझाने का तरीका देता देखा, कहता है क्या कहते हैं उसको, रिमार्केबल था वो। कैसे? क्योंकि वो ये चीज पता है क्यों रिलेट कर पा रहा है, टीचरों के बारे में क्यों तारीफ करेगा वो। कहता है मैं दूसरी कंट्री से आया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन उनका इंटरेक्शन मेरे साथ भी इतनी अच्छी मेहमान नवाजी वाला था कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं उनका स्टूडेंट आज पहली बार नहीं, बहुत टाइम से जैसे चला रहा हूँ, और मैं रिलेट कर पाता था, धीरे धीरे करके मैं सीख पाता था। मुझे उधर कुछ भाषा समझ में नहीं आती थी, लेकिन उस गुरुकुल में जाकर आराम से मैं धीरे धीरे कर कर मुझे वो बताते थे, इशारों से ही, चाहे भले ही समझाएं, कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कहता है मैं कैच कर पाता था उसको। इसका मतलब इसने ना बहुत शिद्दत से बहुत ज़्यादा टाइम बिताया संस्कृत के विद्वानों के साथ, अपने टीचर्स के साथ और अपने फेलोमेट्स के साथ। तभी तो जो बंदा, सोचो ज़रा, ट्रांसलेट करने की दम रख रहा है भाई, एक लैंग्वेज को जानना, लैंग्वेज को बोलना और ट्रांसलेट करना किसी चीज़ को, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर मैं इस टाइम पर मैं बोल दूँ ना, मैं इंक्लूडिंग मी, कि मुझे कोई हिंदी की ये वाली एनसीईआरटी दे दे और फिर वो मुझे बोले कि इसको इंग्लिश में लिख दो, हम वो भी नहीं कर सकते, हम चारों के चारों, पांचों के पांचों लोग काम कर पाएंगे? बताओ, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारी दिक्कत क्या होती है ना, हम इंग्लिश में इतने अच्छे होते हैं ना हिंदी में इतने अच्छे होते हैं, है ना। ऑल बिकॉज ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, स्कूलिंग सिस्टम। तो जो टीचर्स थे यहाँ पर, दे आर द मैन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट। वो बुद्धा की टीचिंग्स को फॉलो करते थे फुल सिंसियरिटी के साथ। ठीक है। जो मोनेस्ट्री के रूल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, और सबको उनको फॉलो करना पड़ता था। इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, डिसिप्लिन, इतने बजे क्लास में आप आओगे, इतना होमवर्क, जो भी उनको बोला जाता था बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ। ठीक है। उसके बाद क्या होता था, लोगों में थोड़ा सा एक जो नहीं होता, फियर होता कि यार मैं कोई चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, मेरे मन के अंदर थी। तो पूरे दिन ऑल वर फ्री क्या मतलब, टेस्ट वेस्ट तो होते नहीं थे, क्लासेस वर हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ डिस्कशंस। आप एक चीज यहां से रिलेट कर पाए, एक चीज यहां से रिलेट कर पाए कि ये एंशियंट इंडिया है, और इसी तरीके से एंशियंट रोम के अंदर, ग्रीस के अंदर, याद है डायलेक्ट्रिक मेथड प्लेटो के टाइम पे पढ़ा था जो हमने, सोक्रेटिस के टाइम पे, डिस्कशंस के थ्रू। ये टीचिंग ना बेस्ट मानी जाती है। मुझे कोई आप में से एक एग्जांपल बता सकता है कि आज के टाइम में ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पे डायलेक्टिक सिस्टम को आज भी एजुकेशन सिस्टम में फॉलो करा जाता है, और वहां पर कोई टेस्ट नहीं होते, ओनली डिस्कशन एंड डायलेक्टिक्स आर हेल्ड आज भी, और जनसंघ और उनकी जनता के अंदर इंटेलिजेंस पावर बहुत अच्छी है। बताओ कौन सी कंट्री ऐसी, बताओ। जापान। जापान, वेरी गुड। जापान के अंदर ऐसा होता है। जापान के अंदर अपनी खुद की रेगुलर आर्मी नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस पावर तुम सोचो, लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है उसे। इनोवेशन इतनी ज़्यादा, रोबोट्स ऐसे ऐसे कि घरों घरों में वहाँ पर रोबोट होते हैं, आपके वो पोंछा लगा देंगे, झाड़ू लगा देंगे, चाय बना देगा रोबोट आपके लिए, सब कुछ काम कर सकता है वो, जादू की तरह। ये कैसे कर पाते हैं? वहाँ पर दिमाग को ना ओपन करने के टेक्निक्स होती हैं। सबसे बड़ी बात तो कि वो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बिताते हैं। ठीक है। और ये भी चीज़ है कि बहुत स्ट्रेस लाइफस्टाइल भी होती है जापान के लोगों की, लेकिन फिर भी दे फोकस ऑन द कंप्लीशन ऑफ देयर वर्क, डेडिकेशन, एंथुजियाज्म। ठीक है। स्ट्रिक्ट, मतलब स्ट्रिक्ट तरीके से डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। तो डिस्कशंस यहाँ पर हेल्ड होती थी थ्रू आउट द डे। ठीक है। और जो अनुभवी बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, वो यंग आए हुए नालंदा यूनिवर्सिटी में लोगों की मदद करते थे, म्यूचुअली एक दूसरे की हेल्प करते थे। जैसे इन्होंने कुछ नया क्वेश्चन पूछा अपनी करंट जनरेशन के हिसाब से, तो जो बुजुर्ग अनुभवी एक्सपीरियंस व्यक्ति होगा, जो कि बड़े सालों से वहाँ पर है, तो वो बताएगा कि ऐसा नहीं ऐसे होता है। ठीक है। तो जो पढ़े लिखे यहाँ पर मर्द हुआ करते थे, जो कि अलग अलग सिटीज से आते थे, वो यहाँ पर आते थे अपने डाउट्स को सेटल करने के लिए। डाउट्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं, अपनी लाइफ से रिलेटेड, किसी चीज़ से रिलेटेड, कुछ भी, मतलब यहाँ पर पढ़ाई का यहाँ पर कोई एक तरीके से सिलेबस होता भी होगा, लेकिन आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर पढ़ाई जो होती थी ना, वो लाइफ की नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करा जाता था। याद है, देखो सारी बातें रिलेट हो रही है कि नहीं हो रही है प्लेटो और सॉक्रेटिस से। वो भी तो यही बात करता था कि डायलेक्टिक्स के अंदर असली नॉलेज जो एग्जिस्ट करती है वो जिंदगी की नॉलेज होती है, किताबी ज्ञान असली ज्ञान नहीं होता। याद है, ये चीज़ जापान में भी फॉलो होती है, चीज़ नालंदा में भी फॉलो होती थी, और सोक्रेटिस और प्लेटो भी इस बात पे एम्फसाइज करते थे। ठीक है।
अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना होता था तो आपको तिकड़म सॉल्व करनी पड़ती थी। आप कितने ज्ञानी हो कि आप यहाँ के लिए लायक हो, तो यहाँ का जो गेट कीपर होता था डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, या फिर मेरे ख्याल से एडमिशन के टाइम पर गेट कीपर नए नए स्टूडेंट से डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते थे। जैसे आपने वो कुछ वो देखा होगा ना पुरानी पिक्चरें वो करके कि कोई जैसे मतलब मान लो कोई जैसे कार्टून वाली कहानियां वाला वो देखी हो कि आपको कुछ रिडल सॉल्व करनी पड़ती है, किसी की बात की पजल मतलब सॉल्व करनी पड़ती है ना। जैसे महाभारत रामायण के टाइम पे दिखाया जाता है कि अगर आपको नदी का रास्ता क्रॉस करना है तो कोई देवता अगर उभर कर आ गए, उन्होंने आपसे कुछ सवाल पूछा तो आप उनकी पहले पहेली को सुलझाओ। ऐसी सेम ये करते थे, ठीक है। उसके बाद ही उसके बाद ही अगर गेट कीपर सेटिस्फाइड है उनके आंसर से, दे वर अलाउड टू एंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दीस, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल कैसा हुआ करता था आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर, ये आंसर नहीं कर सकते थे, ठीक है। इतना डिफिकल्ट प्रोसेस होने के बावजूद भी आप मुझे ये बताओ शुएनजेंग क्यों पढ़ना चाहता था, काहे को वो एडमिशन लेना चाहता था नालंदा के अंदर, बताओ क्यों। एक तो उसको पता था, उसने सुनी थी ये वाली बात कि यहां पर नालंदा के अंदर लर्निंग काफी ज्यादा अच्छी है, ठीक है। तभी तो इतना डिस्टेंट एरिया से चला आया, कहां से आया था ये शुएनजेंग, कहां से आया था, चाइना से, ठीक है। उसके बाद और क्या रीजंस हो सकते हैं इसके। वो ना सबसे पहले तो किसी भी तरीके का पेन लेने के लिए तैयार था कि कोई बात नहीं, जितना मुश्किल होगा मैं करूंगा, अपने ब्रेन को शार्प बनाऊंगा, क्योंकि मुझे कैसे भी करके संस्कृत का विद्वान बनना है, ताकि मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड रिकॉर्ड को, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड कर सकूं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस को क्या कर सकूं, रिकॉर्ड कर सकूं। और फिर वो अपने वापस जब वो चाइना जाएगा तो वो चाहता था कि वो फिर सबको बताए जब उसके पास संस्कृत से चाइना में ट्रांसलेट करने की पावर आ जाएगी। तो देख रहे हो उसने महीनों सालों यहाँ पर बिताए, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा गेम जो कि हर एक चीज़ के लिए लाइफ में ज़रूरत होती है, पेशेंस, उसने दिखाया, ठीक है। और फाइनली फिर तो ये ऊपर तो आपने इसका जान ही लिया, ये देखो जितने मैन्यूस्क्रिप्ट था इसने संस्कृत से चाइनीज लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर दिए थे, ये पूरे के पूरे, ये रहा, ठीक है। भक्ति का जो टॉपिक है हम लोग इसको कल स्टार्ट करेंगे, ये फ्रेश टॉपिक है, आपका सारा पिलग्रिम्स वगैरह मिसलेनियस टॉपिक कवर हो गए। नाउ वी विल एंटर इनटू द जोन ऑफ हिंदुज़म, उसकी टीचिंग्स, ठीक है। और ये जो वर्शिप थ्रू हम सारी बातें करेंगे कि वर्शिप थ्रू स्कल्पचर्स कैसे स्टार्ट हुई, मूर्ति पूजन कैसे स्टार्ट हुआ, और फिर उसके साथ साथ हम कुछ देखेंगे लिमिटेशंस जो कि कई सारे स्कॉलर्स पॉइंट आउट करते हैं कि एंशंट इंडिया के अंदर हिंदुज़म एज अ रिलीजन की लिमिटेशन क्या रही थी। ये हम सारी बातें जानेंगे और अलग अलग गॉड्स गॉडेसेस के बारे में जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए यहाँ पर होगा वो होगा डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल्स के बारे में, उनकी दो चीज़ें, एक तो टेम्पल्स के स्ट्रक्चर कि वो अगर द्रविड़ बोला साउथ इंडिया का टेम्पल है तो कैसा, नॉर्थ इंडिया का टेम्पल है तो कैसा, और फिर मेन डीटी उस टेम्पल के अंदर कौन है, और तीसरा कि उस टेम्पल की लोकेशन क्या है, वो कौन सी स्टेट के अंदर लोकेटेड है। ये सारी बातें हम कल की क्लास में जानेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, बाय।